चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो खराब था, त्रुटिपूर्ण था, इसलिए हमने 2023 से के बाद उसका उपयोग करना बंद कर दिया। 2013 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी कि कांग्रेस और रुपए के बीच प्रतिस्पर्धा है, कौन नीचे गिरेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा आज रुपया सोनिया गांधी की उम्र के बराबर है, जल्दी मनमोहन सिंह की उम्र को छू लेगा। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ रहे हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार इस देश का चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच की साठगांठ एक बार फिर से पूरे देश के सामने आ गई। और जब से यह सच सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में सबके सामने आया है, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप इस बात को लेकर के कि क्या चुनाव आयोग अपने आप को जिल्ले इलाही समझ बैठा है, क्या वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी कोई भी जवाबदेही नहीं है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किसी और ने नहीं किया है। जब चुनाव आयोग पर जवाबदारी का हंटर चला है, चाबुक चला है, तो खुद मजबूरी में कोर्ट के सामने सब कुछ उगलना पड़ा है। और इस पूरे मामले का खुलासा बड़ी इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्ञानेश कुमार, उनके चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के हर उस अधिकारी की, हर उस कर्मचारी की जो सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार की तानाशाही के क्रियान्वयन में पूरी तरीके से शिद्दत से लगा हुआ था, और उसका सच आज जब सामने आया तो हर कोई हैरान है। सबसे पहले मैं आज उस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि तमाम सारे साम दाम दंड भेद के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो अपने आप को महामानव, जिनको लोग उपाधि देते हैं, विश्वगुरु बताए जाते हैं, उनको 30 लाख लोगों ने नरेंद्र मोदी के एक तरीके से एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और यह झटका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में इंडिगो क्राइसिस के बाद इस देश में हेल्थ क्राइसिस शुरू हो गया है। एक साथ हजार डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है उसके बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस हेडलाइन पर गौर करिएगा। और यह कबूलनामा हमारा नहीं है, यह कबूलनामा किसी मेरे जैसे पत्रकार का नहीं है। यह कबूलनामा सुप्रीम कोर्ट के भीतर, अदालत के भीतर चुनाव आयोग का। क्या कहा है ईसीआई टू सुप्रीम कोर्ट? डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वॉज इनइफेक्टिव, वी स्क्रैप्ड इट। एक सॉफ्टवेयर 2018 में भारतीय चुनाव आयोग के बीच में इंट्रोड्यूस कराया गया था। 18 से लेकर के 2023 तक यह सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग ने वोटर्स के डुप्लीकेट एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यह चुनाव आयोग इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही ज्ञानेश कुमार का पदार्पण होता है, ज्ञानेश कुमार जो है इस पूरे सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं, इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं और पूरा का पूरा दारोमदार स्थानीय वोटर पर, उसके सेल्फ सत्यापन पर छोड़ देते हैं कि कसम खाओ 2 कार्ड नहीं बनवाओगे। ये इनका साइंटिफिक मैकेनिज्म था और उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। पूरी खबर बताता हूं, ये साइड बाय साइड आप पूरा देखते जाए। मैं आपको इसका पूरा हिंदी तर्जुमा बेहद आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कुछ बताया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया है कि उसका डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना खराब पाया गया कि आयोग ने 2023 के बाद इसका उपयोग ही बंद कर दिया। उपयोग बंद हो गया बिना किसी घोषणा के, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी इलेक्टोरल रोल मैनुअल के। आने का तो इलेक्टोरल रोल मैनुअल आया सामने, लेकिन जाने का किसी को कोई खबर नहीं हो, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जून 2025 में जो बिहार में एसआईआर कराया गया वो भी बिना इस सॉफ्टवेयर के कराया गया। और कैसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ही
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ही एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में इस बात के तथ्य सामने आए कि लगभग 14 लाख डुप्लीकेट वोटर्स बिहार में थे। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट में सॉफ्टवेयर को लेकर के ईसीआई की ये आलोचना उसके 2023 के रुख से एकदम उलट है, क्योंकि 2023 में चुनाव आयोग ने इस सॉफ्टवेयर पर पूरा भरोसा जताते हुए अधिकारियों ने कैंपेन मोड पे यानी कि वृहद स्तर पर मतदाता सूची पर इसका उपयोग करने का आदेश दिया था, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संदिग्ध वोटर्स की पहचान की जा सके। तो सवाल यह है कि क्या 2023 में यह जो सॉफ्टवेयर जिसने अच्छा काम किया और तमाम सारे डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार को झटका लगा और उसके बाद में अचानक से इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कराया गया, क्या? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल कई है लेकिन स्टोरी पर रहते हैं। अब देखिए आगे, देखिए क्या इसमें बताया गया। मार्च 2023 में प्रकाशित ईसीआई के इलेक्टोरल रोल मैनुअल में यह सॉफ्टवेयर शामिल है, बाकायदा शामिल है यह सॉफ्टवेयर। मार्च 2023 में जो इलेक्टोरल रोल मैनुअल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया उसमें इसका इस्तेमाल शामिल है और आधिकारिक रूप से लागू भी है। लेकिन 24 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा चुनाव आयोग ने दिया उसमें यह दावा किया कि यह सॉफ्टवेयर इतना खराब था, इतना घटिया था कि उसको छोड़ देना पड़ा। अब सवाल यह है कि यह कब छोड़ा गया, कब छोड़ा गया, और अगर छोड़ा गया तो इलेक्टोरल रोल मैनुअल इसका जारी क्यों नहीं किया गया, और अगर छोड़ा गया यह घटिया दोषपूर्ण बताया गया तो इसके पीछे के वाजिब कारण क्या है? कुछ भी नहीं बताया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, बस छोड़ दिया क्योंकि 23 में लागू किया, 24 में मोदी जी को झटका लगा। चार पायदान थे कुर्सी के जिसमें से 3 सहयोगियों के पास चलेगा, 1 बचा, और उसके बाद बिहार चुनाव में सारा का सारा साफ कर दिया। यह समझ में आता है पहली नजर में। खैर ईसीआई ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि सॉफ्टवेयर के परिणामों की गुणवत्ता और सटीकता अस्थिर थी और बड़ी संख्या में डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री यानी कि डीएससी वास्तव में डुप्लीकेट नहीं थी। चुनाव आयोग ने यह बताया है कि जो डुप्लीकेट एंट्री मानकर सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर रहा था वो वास्तव में डुप्लीकेट थी ही नहीं, और आखिरी बार बताया यह तकनीक 2023 में इस्तेमाल की गई थी, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। और 24 में कितना जबरदस्त नुकसान भाजपा को हुआ यह हर कोई जानता है। आयोग ने दोस्तों, चुनाव आयोग ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव के ये दावा जो किया, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव की उस जांच के जवाब में आया जिसमें पहली बार यह उजागर किया गया कि एसआईआर में सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं हुआ और रिपोर्ट अदालत में पड़ी गई, जिसके बाद आयोग को यह सफाई देनी पड़ी। दोस्तों अगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव यह काम नहीं करता तो चुनाव आयोग की यह चोरी ऐसे ही चलती रहती। अब आप एक और 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। यह सॉफ्टवेयर 2018 में आया था, मशीन लर्निंग पर आधारित यह सॉफ्टवेयर था। इसका जो मोटिव था, इसका जो उद्देश्य था वो यह था कि डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान करना, और यह सॉफ्टवेयर ईरोनेट नाम का यह सॉफ्टवेयर था और यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आईटी सिस्टम में शामिल था, जिसके जरिए चुनाव अधिकारी जो है जिस पर काम करते थे। ईसीआई की जो प्रस्तुतियां हैं उनमें यह बताया गया कि यह सॉफ्टवेयर नाम, रिश्तेदार का नाम, पता, उम्र, डेमोग्राफिक डेटा और ईपीआईसी कार्ड के बीच की और फोटो के मिलान के आधार पर संदिग्धों की पहचान करता था और संभावित फर्जी जो एंट्रीज थी उनको हटा देता था। अब चुनाव आयोग ने एक लाइन में कह दिया कि जो डेमोग्राफिक वाला जो मामला था वो सही से कर नहीं रहा था। अब इसकी जांच कौन करेगा? इन्होंने तो कह दिया। इस रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने विधानसभा स्तर पर कई वोटर्स के भी इस रिपोर्ट में केसेस का भी हवाला दिया कि कैसे एक वोटर को के 2-2 कार्ड थे, डुप्लीकेट एंट्रीज थी, और चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे वो सॉफ्टवेयर पर आधारित किसी की पहचान कर पाए।
तरीका ही नहीं था। जो व्यक्ति पहले से फर्जी आईडी बनाता है वो फॉर्म में सच बोलेगा ही नहीं, क्यों बोलेगा? और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आज की तारीख में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है ही नहीं कि इस घोषणा को जो वोटर करता है कि उसका कोई फर्जी दूसरा आधार कार्ड या दूसरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उसकी जांच कर सके। बहुत सारे इसमें पेच हैं और इसीलिए ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग का यह झूठ पूरी तरीके से बेपर्दा हो गया। अब इसी पर वरिष्ठ पत्रकार ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जरा ये वीडियो देख लीजिए आप। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके पूछा था कि फर्जी नामों को हटाने के लिए या 2 बार 3 बार जिनकी एंट्रीज है उन नामों को हटाने के लिए आप डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज क्यों नहीं करते। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे पास जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था वो खराब था, त्रुटिपूर्ण था, इसलिए हमने 2023 से के बाद उसका उपयोग करना बंद कर दिया। ये देश एक तरफ उड़ान लगा रहा है डिजिटल इंडिया की और हमारे देश के सबसे बड़े चुनाव करवाने वाली संस्था के पास सॉफ्टवेयर है वो खराब है, जबकि इसी सॉफ्टवेयर के बारे में पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि हमारे पास त्रुटिहीन बिल्कुल सही सॉफ्टवेयर है। ये ज्ञानेश कुमार क्या करना चाहते हैं भाई इस देश के साथ? सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग बातें बोलते हैं। साफ ये बात कही गई। इसी को लेकर के डॉक्टर मुकेश कुमार क्या लिख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर ट्वीट है, जरा देखिए। लिखा, ज्ञानेश कुमार डुप्लीकेट वोटर को पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर को लेकर के बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हाल ही में उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो इतना खराब था कि उसे कूड़ेदान में फेंकना पड़ा। लेकिन असलियत यह है कि 2023 के चुनाव का यह सॉफ्टवेयर इतना उपयोगी लगा था कि उसने 100% ज्यादा खरीदने का आदेश दिया था। साफ है कि अमित शाह के निर्देश के बाद उन्होंने इसको डंप किया होगा। यह बात दोस्तों इसमें कही गई है। अब आप ये सोचिए कि कितना गजब कांड ये लोग कर रहे हैं। साफ आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर कांड किया गया। एक तरफ देश में इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का मुद्दा है, दूसरी तरफ हजार लाखों लाख लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। देश में तमाम सारे बहुत अहम मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने चुनावी समीकरण, अपने चुनावी नैरेटिव पर बहस करा रही है। वंदे मातरम पर संसद में बहस करा रही, उस पर भी फंस गई है। वो मैं आपको बताऊंगा खबर, लेकिन उससे पहले जरा ये खबर देखिए। हरियाणा में 3000 से ज्यादा डॉक्टरों ने 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। हर कोई यही कह रहा है कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी भारत का यही हाल होने वाला है क्या, कि एक मोनोपोली, एक कंपनी की मोनोपोली किस तरीके से भारत को घुटनों पर ला सकती है, वो इंडिगो केस में हमने देखा। और अब वही कमोबेश स्थितियां देखिए हेल्थ सेक्टर में भी हैं। हरियाणा से यह खबर है। कृष्णकांत लिख रहे हैं, क्या हर सेक्टर में इंडिगो कांड होने वाला है? ऐसा तब होता है जब सरकार महानकारा हो। अब इसी पर, इन्हीं सब मामलों को लेकर के रुपया गिर रहा है, महंगाई चरम पर है, चुनाव में वोट चोरी किए जा रहे हैं, लोग कतारों में खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार, वंदे मातरम सरकार को लगता है कि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। संदीप चौधरी ने इस पर कुछ कहा है, सुनिए सर। 2013 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी कि कांग्रेस और रुपए के बीच प्रतिस्पर्धा है, कौन नीचे गिरेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज रुपया सोनिया गांधी की उम्र के बराबर है, जल्दी मनमोहन सिंह की उम्र को छू लेगा। और अब आते हैं कुछ महानुभावों के वक्तव्यों पर, गौर कीजिएगा। अमिताभ बच्चन 1 सितंबर 2013 को कहते हैं, न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी, रुपीड, वर्ब मीनिंग मूव डाउनवर्ड, यानी कि अंग्रेजी शब्दकोश में नया शब्द जुड़ गया है, नीचे की ओर बढ़ना। चेतन भगत लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी आजकल बने हुए हैं। संदीप चौधरी ने तमाम सारे उन नेताओं, अभिनेताओं, सेलिब्रिटीज को भी आईना दिखाया जो 60 रुपए प्रति डॉलर पर जब आंखें तरेरने लगते थे, आर्थिक संकट बताने लगते थे, उनको 90 रुपए का डॉलर नहीं दिख रहा है। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाता हूं। आपको पता होगा कि बीते दिन गोवा के क्लब में अचानक से आग लगी
और उसमें कई लोग हताहत हो गए, कई लोगों की जानें चली गई। पता यह चला है कि जो आरोपी थे, जो मालिक थे उस क्लब के, वो फ्लाइट पकड़ करके थाईलैंड भाग गए। जरा ये रवीश कुमार का ट्वीट देखिए। रवीश कुमार ने क्या कहा है? सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गोवा के जिस क्लब में आग लगी थी उसके मालिक लूथरा बंधु थाईलैंड भाग गए हैं। इस विषय पर बिल्कुल बहस न करें। 1925 का एक मुद्दा निकाल कर देता हूं, उस कांग्रेस का पाप बता करके बहस करें। बाकी एयरपोर्ट पर इंडिगो जो हाल कर रहा है वो गलत कर रहा है। पवन खेड़ा इसी पर कोट कर रहे, लिख रहे हैं, सुना है लूथरा बंधु इंडिगो की फ्लाइट से फुकेत भागे हैं और इंडिगो की ये फ्लाइट समय पर उड़ी। अब सवाल ये है, जब सब कुछ सारी फ्लाइट बंद है तो इंडिगो ये फ्लाइट समय पर क्यों उड़ी? संसद में बहस वंदे मातरम पर हो रही है और वंदे मातरम पर भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है। जब वंदे मातरम को डिकोड किया समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ गया उसी संसद में बैठे बैठे। क्या कहा और कैसे धज्जियां उड़ाई, ये भी देख लीजिए। साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हालात सिर्फ यही नहीं है, प्रियंका गांधी ने भी अपने तरीके से महामानव को सुना दिया। महामानव को सुनाते हुए कहा कि साहेब जो है वो स्पीच बहुत अच्छी देते, भाषण बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन तथ्य और तर्क की जब बात होती है तो मामला गड़बड़ा जाता है। प्रियंका गांधी ने कैसे चुटकी ली, ये भी देखिए जरा। सर, आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नई हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। इसीलिए मैं भी सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ तथ्य के रूप में रखना चाहती हूं। अशोक कुमार पांडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इसी नक्कारपंथी पर एक ट्वीट करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। लिखा कि वंदे मातरम कभी गाया नहीं, जनगण मन पर फेक न्यूज फैलाया कि जॉर्ज पंचम के सम्मान में लिखा गया था, संविधान का विरोध किया, मनुस्मृति मांगी, तिरंगे के 3 रंगों को अशुभ कहा, 15 अगस्त 1947 को तिरंगा नहीं फहराया, अपने कार्यालय में 52 साल तिरंगा नहीं फहराया, और ये सिखाएंगे पूरी दुनिया को, पूरे देश को देशभक्ति का पाठ। ये हो रहा है इस देश में। चुनाव आयोग चोरी पर आमादा है, सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम बोल रहा है कि हमने ये किया, क्यों किया ये बता नहीं पा रहा है, जो बता रहा है उसकी कोई जांच करने वाला नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।